तो नाउ फाइनली वी कैन डिस्कस कि टेट्रासाइक्लिन्स के और क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स एंड ओके, एंड वी विल बी कंपेयरिंग दिस विद द प्रीवियस एंटीबायोटिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, राइट। तो इसका एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम बताने से पहले आप मुझे इसके पहले जो हमने एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स पढ़े उनके बारे में एक बार फटाफट बताओ। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, what is their spectrum of activity? The parent generation was narrow spectrum and active against which bacteria? gram positive bacteria, ठीक है। देन उसमें बाद में एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम आए, बट इनिशियली दे वर नॉट ब्रॉड स्पेक्ट्रम देमसेल्व्स, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा था सल्फोनामाइड्स, ठीक है। सल्फोनामाइड्स, they are also relatively narrow spectrum, they inhibit which type of bacteria? Very good, both gram positive and gram negative. Then next fluoroquinolones, they are also narrow spectrum, उसमें भी बाद में extended spectrum वाले fluoroquinolones आए। they inhibit which bacteria? Initially gram negative, फिर extended spectrum में बाकी भी cover हो जाते हैं। अब finally we will arrive to tetracycline। जितने भी एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हम अभी पढ़ने वाले हैं उसमें से टेट्रासाइक्लिन्स जो है वो सबसे ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोले जाते हैं। जब टेट्रासाइक्लिन्स इंट्रोड्यूस हुए थे, ओके, इनिशियली एट दैट टाइम दे वर एबल टू इनहिबिट ऑलमोस्ट ऑल द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यहाँ पे देखो वर्ड यूज किया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सिर्फ बैक्टीरिया नहीं बोला हुआ है। इसका रीजन ये है कि टेट्रासाइक्लिन्स जो है दे वर एबल टू इनहिबिट प्रोटोजोआ आल्सो, दे वर एबल टू इनहिबिट स्पाइरोकीटीज, एक्टिनोमाइसीटीज और ऐसे काफी सारे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी वो इनहिबिट कर सकते थे, राइट। फिर बाद में थोड़ा सा इसका जो यूटिलिटी है वो थोड़ी एवरी टाइम वो होता ही है कि रेजिस्टेंस डेवलपमेंट की वजह से अभी यूटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी इनिशियली हुआ करती थी, बट स्टिल फिर भी वो बाकी के कंपैरिजन में काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। दे आर एबल टू इनहिबिट नंबर ऑफ ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट। मतलब इसमें ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव को ही इनहिबिट करेंगे। डिस्टिंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेम ही तरीके से होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए इनके एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम में भी वैसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। सो they can inhibit practically all types of pathogenic microorganisms except fungi and viruses, मतलब उनकी एंटी फंगल एंड एंटीवायरल एक्टिविटी नहीं है, बट बाकी के पैथोजेंस को वो इनहिबिट कर सकते हैं, राइट। अभी हमने जो बोला था कि टेट्रासाइक्लिन्स इनिशियली जब आए एट दैट टाइम दे वर एबल टू इनहिबिट अ वेराइटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, बाद में ये यूटिलिटी कम हो गई बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का क्या मैकेनिज्म बैक्टीरिया ने अडॉप्ट किया है अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन्स वो अभी हम देखेंगे। पहला वाला जो मैकेनिज्म है दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज आई थिंक कॉमन फॉर ऑलमोस्ट ऑल एंटीबायोटिक्स, कि एक तरीका बैक्टीरिया अडॉप्ट करते हैं कि एंटीबायोटिक की एंट्री इनसाइड द सेल उसको वो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, राइट। सो दैट कैन बी डन बाय टू मेथड्स, आइदर जो चैनल्स में से एंटीबायोटिक्स एंटर करते हैं वो चैनल्स में कुछ अल्टरेशन होते हैं, राइट, या फिर बैक्टीरिया डेवलप सम इफ्लक्स पंप जो कि क्या करते हैं कि जो भी एंटीबायोटिक सेल के अंदर परमिएट हुआ है उसको वो क्या करेंगे, इफ्लक्स आउट कर देंगे। तो इफ्लक्स पंप, synthesis of efflux pump is one of the mechanism of resistance developed by bacteria. Another unique mechanism that has been developed by bacteria against tetracycline कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो कि एक प्रोटेक्शन प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, राइट। अब इसका नाम प्रोटेक्शन प्रोटीन इसीलिए दिया है कि ये क्या करता है, टेट्रासाइक्लिन्स को एक्ट करने के लिए टेट्रासाइक्लिन्स को अपनी स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड करना पड़ता है, राइट। सो व्हाट इज द बाइंडिंग साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स? 30S जो सब यूनिट है उसके पास में, जो एक्सेप्टर साइट के पास में वो बाइंड करते हैं। तो ये प्रोटेक्शन प्रोटीन क्या करता है कि टेट्रासाइक्लिन की जो बाइंडिंग साइट है उसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन्स को बाइंड नहीं करने देता, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन्स बाइंड ही नहीं कर पाएंगे तो वो अपनी एक्टिविटी भी नहीं शो कर पाएंगे। सो बेसिकली दिस
प्रोटीन प्रोटेक्ट्स द बाइंडिंग साइट विच इज प्रेजेंट ऑन द राइबोसोम। समझ में आ रहा है, इसीलिए उसको नाम दिया है प्रोटेक्शन प्रोटीन। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्रोटीन? दिस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द राइबोसोमल बाइंडिंग साइट। एंड उसके वजह से क्या होता है? इट प्रिवेंट्स बाइंडिंग ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। So these are the two important mechanisms of resistance that have been developed by bacteria. Okay. अभी इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि जो टेट्रासाइक्लिन्स है उनके फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स क्या क्या है। ओके, सो टेट्रासाइक्लिन्स की जो फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स है दे आर गिवन वेरी वेल इन केडी त्रिपाठी। ठीक है, तो ये जो एक इमेज है केडी त्रिपाठी वाला जो इमेज है इसको आपको ध्यान से स्टडी करना है, इसी को हम इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो अभी सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ऊपर आपको दिखाई देगा कि जितने टेट्रासाइक्लिन्स है इन टोटल वी हैव 5 टेट्रासाइक्लिन्स। उनको देखो उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला कौन सा है? टेट्रासाइक्लिन एंड ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। ये ओल्डर वाले हैं, ये सबसे पहले डेवलप किए गए थे। डेवलप बोलने से है बेटर रहेगा, दे वर द नेचुरल टेट्रासाइक्लिन। जैसे ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है इट वाज obtained from Streptomyces ramosus. ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज, सॉइल एक्टिनोमाइसिटीज। राइट, वहां से ऑब्टेन किया था, फिर उसको स्ट्रक्चरली थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया, टी मतलब टेट्रासाइक्लिन, सो इट इज कंसिडर्ड एज सेमी सिंथेटिक। ठीक है, फिर उसके बाद में डेमिक्लोसाइक्लिन साइक्लिन विच इज ऑल्सो नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेशियन, देन डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन, ये दोनों भी सेमी सिंथेटिक है। ओके, अभी इन तीनों को 3 अलग अलग कैटेगरीज में, मतलब ये ऐसे 3 अलग कैटेगरी किस बेसिस के ऊपर से बनाए गए हैं, तो ओवरऑल मतलब इनका डेवलपमेंट ओल्डर से लेके न्यूअर टेट्रासाइक्लिन्स तक ऐसा उनका क्लासिफिकेशन है सॉर्ट ऑफ। ये ओल्डर वाले हैं, ये न्यूअर वाले हैं, और एट द सेम टाइम तीनों में पोटेंसी का भी डिफरेंस है। जो ओल्डर वाले टेट्रासाइक्लिन्स है दे वेयर हैविंग लो पोटेंसी। उसके बाद में डेमिक्लोसाइक्लिन जो आया इट वाज हैविंग इंटरमीडिएट पोटेंसी, एंड डॉक्सीसाइक्लिन मिनोसाइक्लिन जो सबसे लेटेस्ट वाले हैं दे आर हैविंग वेरी हाई पोटेंसी। ओके, तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है दिस इज अकॉर्डिंग टू ओल्डर टू न्यूअर, ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो, या फिर आप अकॉर्डिंग टू पोटेंसी भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो 5 ही टेट्रासाइक्लिन्स है और उनको हम उसी तरीके से क्लासिफाई करेंगे। लो पोटेंसी टेट्रासाइक्लिन्स मतलब कौन से? सबसे ओल्डेस्ट वाले टेट्रासाइक्लिन एंड ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। फिर उसके बाद में इंटरमीडिएट पोटेंसी वाला सिर्फ एक है, दैट इज डेमिक्लोसाइक्लिन, और हाई पोटेंसी वाले कौन है? डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन। ओके, तो ऐसे अभी जो 5 नाम है उनको हम पोटेंसी वाइज दिमाग में फिट कर लेंगे। फाइन, तो ये जो टेबल है इस टेबल से ही, ये टेबल स्टडी करके हमें सारे टेट्रासाइक्लिन्स के फीचर्स कंपैरेटिवली डिस्कस करते आएंगे। सो अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो उनका सोर्स बताया है, ये सब हम डिटेल में देखने ही वाले हैं जब हम इन सारे के सारे टेट्रासाइक्लिन्स को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे अलोंग विद देयर स्ट्रक्चर। अभी हम इसके फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे। राइट, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं? हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एब्सॉर्प्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, यस, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, ये 4 फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं, तो उनके ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द एब्सॉर्प्शन। राइट, अभी ये तीनों भी जो कैटेगरीज है इनके इंटेस्टाइनल एब्सॉर्प्शन यहाँ पे दिया हुआ है। so can you tell me what you can observe here?
So we can see here, very good, that the older tetracyclines they were not completely absorbed, जबकि new वाले जो tetracyclines है they are completely absorbed. Also there is no interference by food. Okay, तो tetracyclines का जो absorption वाला जो pharmacokinetic feature है वो बहुत important है और इसे हमें डिटेल में डिस्कस करना है. The reason is this कि हाँ एक और चीज आई थिंक हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी. Did I tell you that the tetracyclines, जितने भी सारे टेट्रासाइक्लिन्स है, मैंने आपको यहाँ पे शायद ये मेंशन किया होगा that all the tetracyclines are orally active. Did I mention that or not? जब एकदम शुरुआत वाला पार्ट बता रही थी तब नहीं बताया था. ठीक है. सो एक बस अभी इसी में वो पॉइंट ऐड कर लेना. अब एब्सॉर्प्शन का ही बात कर रहे तो हम एग्जैक्टली उसी रिलेटेड बात कर रहे थे. अभी तक के ड्रग्स देखो आप, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, कैन दे बी ओरली गिवन? कुछ कुछ उसमें से है जो कि ओरली दे सकते थे, बट जो ओल्डर पेरेंट जनरेशन वाले थे दे नीडेड टू बी गिवन बाय द इंट्रावेनस रूट. ठीक है. उसके बाद में सल्फोनामाइड्स में से देयर आर सम दैट आर गिवन बाय टॉपिकल रूट. ओके. फ्लोरोक्विनोलोन्स वाले भी हम ओरली दे सकते हैं. ठीक है. टेट्रासाइक्लिन्स की भी अच्छी बात ये है कि हम उनको ओरली देते हैं. जनरली दे आर गिवन बाय द ओरल रूट, नॉट बाय द पेरेंटेरल रूट. राइट. अभी ओरल रूट से हम दे रहे हैं तो इसका एब्सॉर्प्शन वाला पैरामीटर हमें डिस्कस करना पड़ेगा. द ओल्डर टेट्रासाइक्लिन्स एज वी हैव सीन दे वेर इनकम्प्लीटली एब्सॉर्ब. ठीक है. और एक इसका पॉइंट ये है कि फूड के प्रेजेंस में उनका एब्सॉर्प्शन और हिंडर होता है. ठीक है. तो उसकी वजह से अगर एम्प्टी स्टमक पे टेट्रासाइक्लिन्स को दिया जाए देन यू विल गेट बेटर एब्सॉर्प्शन. लेकिन ऑफ कोर्स ये वाला प्रॉब्लम जो है ये ओल्डर टेट्रासाइक्लिन्स के साथ में था. अभी के टाइम पे हम ओल्ड वाले यूज नहीं करते. जनरली डॉक्सीसाइक्लिन या फिर मिनोसाइक्लिन यूज किया जाता है. ठीक है. आपने डॉक्सीसाइक्लिन का नाम सुना भी होगा ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स. कोविड में डॉक्सीसाइक्लिन दिया जा रहा था जिनको जिनको कोविड हो रहा था उनको. ठीक है. फॉर प्रोफाइलैक्टिक पर्पस कि जिनको कोविड हुआ है उनको को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए कोई बैक्टीरियल वाला. ठीक है. तो डॉक्सीसाइक्लिन वाज इफेक्टिव इन दैट केस. तो ये वाला जो प्रॉब्लम था इनकम्प्लीट एब्सॉर्प्शन का वो किसके साथ में नहीं है? जो न्यूअर वाले टेट्रासाइक्लिन्स है, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, दे आर ऑलमोस्ट 100% एब्सॉर्ब. राइट. यू कैन सी द परसेंटेज हियर. कितना बताया है? 95 to 100%. एंड ऑल्सो और एक अच्छी बात ये है दैट देर इज नो इंटरफेरेंस बाय फूड. मतलब फूड के प्रेजेंस में भी आप ले सकते हो, जो कि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. क्योंकि आप अगर पेशेंट को कोई भी दवाई देंगे तो उनका रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? अगर ऐसा रहा कि फूड के पहले ही लेना पड़ेगा बाद में लेना पड़ेगा तो वो यूज करना उतना इजी नहीं जाता है. पेशेंट्स भूल भी जाते हैं उस चीज को. राइट. तो फिर इफेक्टिवनेस भी कम हो सकता है. लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली फूड के साथ में भी आप डॉक्सीसाइक्लिन या मिनोसाइक्लिन को ले सकते हो. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टेट्रासाइक्लिन्स के एब्सॉर्प्शन के बारे में, जो कि उनके इफेक्ट को काफी हिंडर कर सकता है. ओके. टेट्रासाइक्लिन्स हैव अ प्रॉपर्टी व्हिच इज कॉल्ड एज द कीलेटिंग प्रॉपर्टी. आपने ये पढ़ा है ना कॉम्प्लेक्सेशन में. हैव यू हर्ड अबाउट दिस? ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज कीलेट. ठीक है. टेट्रासाइक्लिन्स हैव कीलेटिंग प्रॉपर्टी. सो व्हाट इज दिस कीलेटिंग प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस. ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लेक्स को ही आप कीलेट बोल सकते हो. जनरली इज द अगर उस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है तो उसको कीलेट बोला जाता है. राइट. अगर छोटा है तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. इफ 1 or 2 or 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर देयर, और अगर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर मोर, ओके, तो उसको हम बोलते हैं कीलेट. तो टेट्रासाइक्लिन्स क्या करते हैं? दे हैव कीलेटिंग प्रॉपर्टी. मतलब वो क्या करेंगे? कीलेट किसके साथ बनाते हैं? किसके साथ में? मेटल्स के साथ में. कैल्शियम विच इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. राइट. कीलेट मतलब बेसिकली क्या होता है? इट इज अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म्ड विथ मेटल्स. राइट. मेटल्स के साथ में जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं तो उसको बोला जाता है कीलेट या फिर कॉम्प्लेक्स. राइट. जस्ट अ मोमेंट. तो उसकी वजह से क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन्स की एक कीलेटिंग प्रॉपर्टी है. मतलब आपके फूड में या फिर टेट्रासाइक्लिन्स के साथ में अगर आपने कुछ ऐसा लिया है जिसमें मेटल्स प्रेजेंट है तो टेट्रासाइक्लिन्स क्या करेंगे? वो मेटल्स के साथ में
इंटरेक्शन करके दे विल फॉर्म कीलेट्स। ओके, अभी मोस्ट कॉमनली जो फूड हम इंटेक करते हैं उसमें मिल्क जनरली प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो मिल्क में जो कैल्शियम रहता है उसके साथ में टेट्रासाइक्लिन्स क्या कर सकते हैं, कीलेट फॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ कैल्शियम के साथ ही कीलेट फॉर्म करेंगे। कॉमनली कैल्शियम इज एनकाउंटर्ड इन अवर बॉडी, राइट, लेकिन उसके अलावा दूसरे भी मेटल्स है जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके साथ भी tetracyclines can form chelate, right? So we will note down this thing because it is very important. So what are tetracyclines going to do? They form chelates किसके किसके साथ में, with calcium और other metal. अब for example we will show it like this कि tetracyclines आपकी जीआईटी में है, ठीक है। फिर जीआईटी में इट कैन एनकाउंटर एनी मेटल लाइक कैल्शियम हो गया, या फिर दूसरे वाले भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वो उसके साथ में क्या फॉर्म करेंगे, दे विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। टेट्रासाइक्लिन, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये बनने का व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सच अ कॉम्प्लेक्स। ओके, तो कॉम्प्लेक्स बनेगा मतलब क्या होगा, ऐसा बड़ा सा कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा जो कि इनसोल्यूबल हो जाता है। द कॉम्प्लेक्स इज इनसोल्यूबल और एट द सेम टाइम इट इज इनएब्सॉर्बेबल ऑल्सो, राइट। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कैसा रहने वाला है, इनसोल्यूबल एज वेल एज इनएब्सॉर्बेबल। यस, तो इसका हमें फिर क्या होगा, दिस विल बी द डाउन साइड। अगर टेट्रासाइक्लिन्स के कीलेट्स बन गए या फिर कॉम्प्लेक्सेस बन गए तो वो टेट्रासाइक्लिन का मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा और उस तरह से उसका क्या होगा, इफेक्टिवनेस भी काफी कम हो जाएगा, राइट। तो फिर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हमने एब्सॉर्प्शन के केस में कि ओल्डर टेट्रासाइक्लिन्स को फूड के वजह से उनका एब्सॉर्प्शन कम हो जाता है, तो बेटर टू गिव देम ऑन एम्प्टी स्टमक। या फिर टेट्रासाइक्लिन्स जो है दे आल्सो हैव अ chelating property, so they will form chelates with calcium or any other metals and such complexes will be insoluble and unabsorbable, right। तो इसकी वजह से फिर हमें टेट्रासाइक्लिन्स के साथ में कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, इसके लिए हमें टेट्रासाइक्लिन्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो करते टाइम पे देखना है कि यू शुड अवॉइड देयर एडमिनिस्ट्रेशन विथ ऑब्वियसली मिल्क बिकॉज इट विल कंटेन कैल्शियम, या फिर और ऐसे कौन से फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है जिसमें मेटल्स प्रेजेंट है, ऐसे कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को आपको साथ में अवॉइड करना है। फ्यू सच एग्जांपल्स आर दीज, जैसे अगर एनीमिया वाला पेशेंट है तो उनको आयरन सप्लीमेंट्स रहेंगे, आयरन इज ऑल्सो अ मेटल, तो उसके साथ भी कॉम्प्लेक्स बन सकता है। देन देर आर मेनी एंटासिड्स, आपने एंटासिड्स अभी रिसेंटली पढ़े हैं, राइट। तो आपको पता है कि एंटासिड्स में जनरली मैग्नीशियम वाले कंपाउंड्स रहते हैं या फिर एल्यूमिनियम वाले कंपाउंड्स रहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, मतलब ये जो है दे आर एंटासिड्स हैव मेटल्स। ओके, तो जो एंटासिड्स को आप ओरल रूट से ले रहे हो मतलब नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स, उनके साथ में भी इसका एडमिनिस्ट्रेशन अवॉइड करना है। और sucralfate, you must have read about this drug also, it is used for what, अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग है वो, राइट। सुक्रालफेट में भी एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। तो उसकी वजह से ये ऐसे टाइप के, दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, एनी प्रिपरेशन विच कंटेन्स मेटल्स यू हैव टू अवॉइड दैट, फाइन। अभी ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए फिर टेट्रासाइक्लिन्स का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है, राइट। टेट्रासाइक्लिन्स जो है दे आर हैविंग बिटर टेस्ट, राइट। तो उसका आप टैबलेट फॉर्मुलेशन नहीं दे सकते क्योंकि टैबलेट का जो काफी बिटर होने की वजह से वो
फिर पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो इंस्टेड ऑफ टैबलेट वी गिव टेट्रासाइक्लिन इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, ओरल वाले कैप्सूल वाले फॉर्म में देंगे, कैप्सूल में पूरा टेस्ट मास्क हो जाता है। अभी बिकॉज कुछ कुछ टेट्रासाइक्लिन्स का फूड के वजह से एब्सॉर्प्शन हिंडर होता है, उसके वजह से हम उनको डायरेक्टली मील के साथ में नहीं देंगे, दे आर आइदर टेकन हाफ एन आवर बिफोर द मील, और अगर मील हो गया है तो 2 आवर्स आफ्टर द मील, मतलब बेसिकली पेट खाली होना चाहिए टेट्रासाइक्लिन्स लेने के टाइम पे, राइट। एट द सेम टाइम टेट्रासाइक्लिन्स जो है वो जनरली इंट्रामस्कुलर रूट से नहीं दिए जाते हैं। द रीजन इज दिस कि इनके इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो होते हैं टेट्रासाइक्लिन्स के, दे आर क्वाइट पेनफुल, एंड एट द सेम टाइम इंट्रामस्कुलर साइड से एब्सॉर्प्शन जो होता है वो भी काफी पुअर होता है। ओके, तो एब्सॉर्प्शन समझ में आ गया टेट्रासाइक्लिन्स का। तो इसमें से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, फूड एंड किलेटिंग प्रॉपर्टी, राइट। चलो अभी एब्सॉर्प्शन के बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन। टेट्रासाइक्लिन्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेट्रासाइक्लिन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड स्पेसिफिकली इन सम ऑर्गन्स, जैसे कि लिवर, spleen, and also tetracyclines bind to bones and teeth. अब बताओ टेट्रासाइक्लिन्स बोन एंड टीथ को क्यों बाइंड करेंगे? किलेटिंग प्रॉपर्टी के वजह से, बिकॉज बोन्स एंड टीथ हैव कैल्शियम, तो वो टेट्रासाइक्लिन्स क्या होंगे, उसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन्स जो है दैट बाइंड टू द कनेक्टिव टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन बोन एंड टीथ। ओके, इसकी वजह से नुकसान होता है टेट्रासाइक्लिन की, ये जो प्रॉपर्टी है बाइंडिंग टू बोन्स एंड टीथ, ठीक है। दिस कॉजेस ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ द टीथ। ओके, अगर ये पार्ट हम आगे पढ़ने वाले, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ कि अगर किसी के टीथ जो है वो फॉर्मेटिव स्टेज में है, डेवलपमेंटल स्टेज में, किसके रहेंगे टीथ डेवलपमेंटल स्टेज में? चिल्ड्रन के। ओके, तो अगर प्रेगनेंसी के कंडीशन में या फिर चिल्ड्रन, इनको अगर आपने टेट्रासाइक्लिन्स एडमिनिस्टर किए, ओके, तो उनका जो टीथ का डेवलपमेंट है वो हैम्पर होगा। इट कॉजेस डिफॉर्मिटी ऑफ द टीथ, ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ द टीथ, जिसके वजह से टेट्रासाइक्लिन्स ना ही चिल्ड्रन को दिए जाते हैं, ना ही प्रेगनेंसी कंडीशन में दिए जाते हैं, ना ही लैक्टेटिंग मदर्स को दिए जाते हैं। ओके, क्योंकि प्रेगनेंसी कंडीशन में देने के बाद में क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन्स जो है वो मदर से फीटस के सर्कुलेशन में भी ट्रांसफर होते हैं, और उसका बिकॉज दे बाइंड टू बोन, जो उनका फीटल डेवलपमेंट जो होता है, बोन्स का डेवलपमेंट वो प्रॉपरली नहीं होता है। ओके, और फीटल टीथ जो है उनके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होता है। लैक्टेटिंग कंडीशंस में भी नहीं देंगे, क्योंकि लैक्टेशन के ड्यूरिंग भी टेट्रासाइक्लिन्स विल गेट ट्रांसफर टू द चिल्ड्रन और द फीटस, राइट। तो समझ में आ गया, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है टेट्रासाइक्लिन्स के डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें से एक जो टेट्रासाइक्लिन है, अब जो हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, तो ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जनरली उनके स्ट्रक्चरल फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वाला ड्रग कितना और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, अभी मिनोसाइक्लिन, ये जो टेट्रासाइक्लिन है, मिनोसाइक्लिन ये न्यूअर टेट्रासाइक्लिन में आता है, ठीक है। मिनोसाइक्लिन का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा लिपोफिलिक है, इट इज रिलेटिवली हाईली फैट सोल्यूबल, ओके, लिपिड सोल्यूबल है, उसकी वजह से मिनोसाइक्लिन स्पेसिफिकली फैटी वाले टिश्यू में जाके कॉन्सेंट्रेट होता है। ये हमने बाकियों के लिए नहीं लिखा, दिस इज ओनली फॉर मिनोसाइक्लिन। तो मिनोसाइक्लिन कैसा है, इट इज हाईली लिपिड सोल्यूबल, so it accumulates in fat. Fine. अभी लास्टली हाउ टेट्रासाइक्लिन्स आर मेटाबॉलिज्म में कोई नोटेबल पॉइंट नहीं है, इसलिए इसको हम अलग से डिस्कस नहीं करेंगे। अबाउट एलिमिनेशन,
tetracyclines are eliminated by kidney, okay, by glomerular filtration process, okay. रीनल, इसी वजह से रीनल फेलियर के केस में आपको उनका डोज रिड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि जिनको रीनल फेलियर रहेगा उनमें टेट्रासाइक्लिन्स का जो एलिमिनेशन है वो स्लो डाउन हो जाएगा, इनकम्प्लीट होगा, तो उसकी वजह से डोज रिडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। इसको एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन। जितने भी टेट्रासाइक्लिन्स है उसमें से डॉक्सीसाइक्लिन बिल्कुल भी रीनल टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करता है, ओके। दैट इज द रीजन व्हाई ये जो डोज रिडक्शन जो है वो आपको डॉक्सीसाइक्लिन के केस में नहीं करना पड़ता। फाइन, क्लियर अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज, ओके। अब इसके बाद में फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरियस एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक है। हम पहले ही ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स है और जो एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह ये सारे चीजें हैं, ये सारे टेट्रासाइक्लिन्स के लिए अप्लीकेबल है, ओके। तो एक बार हम ये पढ़ लेंगे तो जब हम इंडिविजुअल टेट्रासाइक्लिन पढ़ेंगे तो हमें ऑलरेडी काफी अंडरस्टैंडिंग आया हुआ रहेगा हर टेट्रासाइक्लिन के फीचर्स और उसके यूजेस के बारे में। फाइन, so as you can see tetracyclines have quite a number of adverse effects, काफी सारे दिख रहे हैं, और इसीलिए इनको याद रखने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे I think that this may be helpful for you, okay। तो क्या किया है हमने, there are two different shortcuts that I have that we have adopted here, एक है डिश और एक है कपिल देव कैप्टन, ठीक है। तो पहले डिश का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट, डी स्टैंड्स फॉर डोज रिलेटेड टॉक्सिसिटी, जिसका मतलब क्या होगा, डोज रिलेटेड टॉक्सिसिटी मतलब ये जो एडवर्स इफेक्ट है ये रिलेटेड इट इज अबाउट कि टेट्रासाइक्लिन्स कौन से ऑर्गन्स के ऊपर टॉक्सिसिटी टॉक्सिक इफेक्ट उसका होता है। जैसे कि यहाँ पे अभी नीचे आपको दिखेगा ही, टेट्रासाइक्लिन्स हैव they cause kidney toxicity, tetracyclines also cause liver toxicity, okay, they also cause phototoxicity। तो ये जो टेट्रासाइक्लिन के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के ऊपर जो भी टॉक्सिक इफेक्ट्स, दे आर डोज रिलेटेड। डोज रिलेटेड मतलब जितना डोज ज्यादा रहेगा उतना ही वो टॉक्सिक इफेक्ट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये हो गया डोज रिलेटेड टॉक्सिसिटी। देन डी के बाद आई स्टैंड्स फॉर इरिटेंट। टेट्रासाइक्लिन्स जो होते हैं वो आप ओरल रूट से लेते हो, और ओरल रूट से वो जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसमें वो इरिटेशन कॉज करते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर किसी ने कोविड के अगर ट्रीटमेंट लिया होगा तो आपने डेफिनेटली डॉक्सीसाइक्लिन लिया होगा विच इज अ टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन लेने की वजह से एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। एपिगैस्ट्रिक मतलब पेट के ऊपर के साइड में, अप्रोक्सीमेटली ये जो रीजन है, आप जब स्वेलो करते हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली इस रीजन में पेन होता है, दैट इज बिकॉज की टेट्रासाइक्लिन उस पार्ट को इरिटेट करते हैं उसकी वजह से। फाइन, देन टेट्रासाइक्लिन्स कॉज सुपर इन्फेक्शन। व्हाई दे विल कॉज सुपर इन्फेक्शन? सुपर इन्फेक्शन कौन से एंटीबायोटिक्स की वजह से होता है? सही है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के वजह से, ठीक है। सुपर इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय broad spectrum antibiotics and tetracyclines are broadest spectrum antibiotics। तो इसीलिए सुपर इन्फेक्शन का जो प्रॉब्लम है ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है टेट्रासाइक्लिन्स के साथ में। फाइन, देन डिश का एच स्टैंड्स फॉर हाइपर सेंसिटिविटी, ओके। फिर उसके बाद में क्या है, कपिल देव कैप्टन। के, कपिल में से के स्टैंड्स फॉर किडनी डैमेज, A stands for anti-anabolic effect that I will explain. P stands for phototoxicity. I stands for increase in the intracranial pressure. L stands for liver damage. Okay? उसके बाद में ये जो देव है, देव में से E नहीं लेना है आपको. There is a D here. This D stands for diabetes insipidus. V stands for vestibular toxicity. ये भी organ toxicity में आएगा. Vestibular मतलब कौन से region का रहेगा? Vestibule मतलब कौन सा part? Ear. And lastly, captain का जो C है, that stands for the
चिलेटिंग प्रॉपर्टी विद मेटल्स। ओके, अभी इनको इनमें से जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाले एडवर्स इफेक्ट्स है उनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला वाला जो है डोज रिलेटेड टॉक्सिसिटी, उसका मतलब क्या होता है कि टेट्रासाइक्लिन हैज वेरियस ऑर्गन टॉक्सिक और वेरियस टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन वेरियस ऑर्गन्स, जैसे कि किडनी डैमेज वो कॉज कर रहा है, फिर लीवर डैमेज भी कॉज कर रहा है, इट इज ऑल्सो कॉजिंग फोटोटॉक्सिसिटी, इट इज ऑल्सो कॉजिंग वेस्टिब्यूलर टॉक्सिसिटी। तो ये इसके वेरियस ऑर्गन्स के ऊपर जो टॉक्सिक इफेक्ट्स है दे आर डोज रिलेटेड, मतलब अगर किसी पेशेंट को उसका टॉक्सिक इफेक्ट होगा तो आपको या तो स्टॉप करना पड़ेगा या तो डोज कम करना पड़ेगा। ओके, देन सेकेंडली इरिटेटिंग प्रॉपर्टी। तो ये इरिटेंट प्रॉपर्टी जो इसको हम देखते हैं थोड़ा सा, एज आई टोल्ड यू टेट्रासाइक्लिन जो है वो आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को इरिटेट करते हैं, विच रिजल्ट्स इन इपीगैस्ट्रिक पेन। ईपी मतलब ऊपर, गैस्ट्रिक मतलब पेट के ऊपर के साइड में, अपर अपर जो आपका क्या बोलेंगे इसोफेजियल वाला जो पार्ट है उसके वहां पे इरिटेशन करता है। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन नोशिया, वोमिटिंग एज वेल एज डायरिया। राइट, देन फिर क्या था, डिश का आई हो गया, फिर उसके बाद में है एस। एस स्टैंड्स फॉर व्हाट, सुपर इन्फेक्शन। राइट, तो सुपर इन्फेक्शन ये क्या होता है, सुपर इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। राइट, तो कैसे होता है सुपर इन्फेक्शन, कैन एनीबॉडी टेल मी? टेट्रासाइक्लिन्स जो है दे आर व्हाट, दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो वो क्या करेंगे कि जो आपका पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, पैथोजन जो है, उसके अलावा आपका जो गट फ्लोरा है उसके भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ क्या होगी, टेट्रासाइक्लिन्स की वजह से सप्रेस होंगी, क्योंकि वो क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। तो दे आर गोइंग टू सप्रेस द नॉर्मल गट फ्लोरा। जो नॉर्मल वाला जो गट फ्लोरा रहता है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। ये चीज हमने देखी थी कि जो नॉर्मल गट फ्लोरा मतलब उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हमेशा रहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए जरूरी भी होते हैं। दे वी हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद देम। ओके, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंथेसाइज सम विटामिन जो कि हमारी बॉडी यूज करती है, इन रिटर्न दे गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अस। राइट, तो ये जो नॉर्मल गट फ्लोरा है ये एक और चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे गट फ्लोरा में कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं हमेशा, पैथोजेनिक मतलब डिसीज कॉजिंग, लेकिन हमेशा हमें उनके वजह से डिसीजेस होते रहते हैं क्या, नहीं। वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ये जो गट फ्लोरा रहता है वो उनकी ग्रोथ को हमेशा क्या रखता है, कंट्रोल में रखता है। द नॉर्मल गट फ्लोरा इज ऑलवेज गिविंग कॉम्पिटिशन टू द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसकी वजह से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे गट में फ्लरिश नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लेते हो जो कि काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को सप्रेस कर देंगे, तो क्या होगा, नॉर्मल गट फ्लोरा सप्रेस हो गया तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो कंपटीशन है वो कम हो गई है। तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं, फ्लरिश हो सकते हैं। तो फिर उनके वजह से उनकी ग्रोथ होगी, उनका मल्टीप्लीकेशन होगा एंड देन दे विल कॉज द डिसीज। ठीक है, तो याद रखो टेट्रासाइक्लिन्स या फिर कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, दे सप्रेस द गट फ्लोरा विच लीड्स टू, उसकी वजह से क्या होता है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी ग्रोथ होती है और उसकी वजह से होता है सुपर इन्फेक्शन। लीड्स टू ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि वन ऑफ द microorganism which is responsible for super infection is a fungus called as Candida albicans। ठीक है, ये फंगस नॉर्मली भी हमारे जीआईटी में रहती है लेकिन हमेशा इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाती है बिकॉज
जब आपका गट फ्लोरा नॉर्मल रहता है तो उसको हमेशा कंपटीशन मिलते रहती है, राइट, तो उसकी वजह से नहीं होता। लेकिन गट फ्लोरा सप्रेस होने के बाद में ऐसे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है दे विल कॉज इन्फेक्शन एंड जनरली such infections are difficult to treat. Okay, that is why they are called as super infection। को अलग से सुपर इन्फेक्शन ऐसा नाम ही क्यों दिया है? क्योंकि आपने पहले ही क्या किया, एंटीबायोटिक दिया, उसकी वजह से गट फ्लोरा सप्रेस हो गया। अब आप को सुपर इन्फेक्शन हो गया है, वो जल्दी क्यों नहीं ट्रीट होगा? वो भी ट्रीट करने के लिए आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। दैट एंटीबायोटिक विल ऑल्सो हैव सम इफेक्ट ऑन योर गट फ्लोरा। ओके, और एट द सेम टाइम हम ये पिन पॉइंट भी नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली सुपर इन्फेक्शन किसके वजह से हुआ है। ठीक है, तो जनरली सुपर इन्फेक्शन जो होते हैं दे आर डिफिकल्ट टू ट्रीट और इसीलिए इनको प्रिवेंट करना जरूरी होता है। व्हाट विल बी द वे टू प्रिवेंट सुपर इन्फेक्शंस? डू नॉट यूज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। यू हैव टू, जब जब भी आपको पता है कि कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ऑलवेज गो फॉर द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्लियर? तो टेट्रासाइक्लिन्स दे विल कॉज सुपर इन्फेक्शन ऑब्वियसली। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो इनके साथ में सुपर इन्फेक्शन काफी फ्रीक्वेंटली होते हैं। सबसे प्रोमिनेंट सुपर इन्फेक्शन कॉज करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज कैंडिडा अल्बिकन्स। So when you use tetracyclines and if it leads to super infection, it is probably caused by Candida albicans which is a fungus। ठीक है, सुपर इन्फेक्शन अगर होता है तो वो सीरियस है, इसीलिए टेट्रासाइक्लिन्स को आपको इमीडिएटली डिसकंटिन्यू करना है। फाइन, ओके। अब इसके बाद में आगे क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। Hypersensitivity reactions are quite infrequent with tetracycline। दे आर इनफ्रीक्वेंट, उतना कुछ उसमें मतलब जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के नोटेबल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है, वैसे टेट्रासाइक्लिन्स के केस में भी होते हैं। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन्स डू हैव सम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बट उतने प्रोमिनेंट नहीं है जितने पेनिसिलिन्स या सिफालोस्पोरिन्स के साथ में होते हैं। दे ऑल्सो हैव पार्शियल क्रॉस रेजिस्टेंस, मतलब एक टेट्रासाइक्लिन अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करता है तो हो सकता है कि दूसरा वाला भी करे, बट द रिलेशनशिप इज पार्शियल क्रॉस रेजिस्टेंस नॉट कंप्लीट क्रॉस रेजिस्टेंस। फाइन, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? डिश हो गया, फिर कपिल का के विच स्टैंड्स फॉर किडनी डैमेज। ओके, तो टेट्रासाइक्लिन्स की वजह से हर पेशेंट को किडनी डैमेज नहीं होता है। जनरली किडनी डैमेज उनको होता है जिनको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किडनी डिसीज है, राइट। किडनी डैमेज का जो रिस्क है इट इज द रिस्क इज सेम इन केस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टेट्रासाइक्लिन्स। सारे ही टेट्रासाइक्लिन्स केपेबल है किडनी डैमेज कॉज करने के लिए। देयर इज वन एक्सेप्शन जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कौन सा वाला? डॉक्सीसाइक्लिन है। डॉक्सीसाइक्लिन के केस में किडनी डैमेज की रिस्क ज्यादा नहीं है। जस्ट अ मोमेंट, आपको वो एक चार्ट में मैं फिर से दिखाती हूँ। सी हियर, डॉक्सीसाइक्लिन जो कि न्यूअर वाले टेट्रासाइक्लिन्स में आता है, इनके बारे में देखो। आई थिंक यहाँ पे दिया होगा टॉक्सिसिटी में, यस। तो इसकी स्पेसिफिक पॉइंट ही वो है कि डॉक्सीसाइक्लिन कॉजेस वेरी लो रिनल टॉक्सिसिटी, राइट। और एक चीज आप देखो यहाँ पे, अल्टरेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल फ्लोरा। अल्टरेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल फ्लोरा लीड्स टू सुपर इन्फेक्शन। ओके, तो आप देखो कि ये जो ओल्डर टेट्रासाइक्लिन है दे कॉज मार्क्ड अल्टरेशन। ओके, ये जो डिमिग्लोसाइक्लिन है उसका वो उतना ज्यादा नहीं करता है, और सबसे लीस्ट कौन करता है? डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन। मतलब आप देखो जैसे ओल्डर से हम न्यू पे आ रहे हैं वैसे प्रॉपर्टीज काफी इंप्रूव हो रही है, जैसे कि पोटेंसी अच्छी हो गई, एब्सॉर्प्शन भी इंप्रूव हो गया। एट द सेम टाइम अल्टरेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो है वो भी ओल्डर के कंपैरिजन में काफी कम है। मतलब जो फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स है इसके वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए जैसे जैसे हम न्यू वाले तक पहुंचे। फाइन, सो लेट्स सी कहाँ तक, यस, किडनी डैमेज। ओके,
किडनी डैमेज में एक स्पेसिफिक चीज ये कॉज करते हैं टेट्रासाइक्लिन्स. इट इज कॉल्ड एज द फैंकोनी सिंड्रोम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. फैंकोनी सिंड्रोम उसको बोलते हैं इसमें जो आपके किडनी के जो प्रोक्साइमल ट्यूब्यूल्स रहते हैं उनको डैमेज होता है. ठीक है, डैमेज टू द प्रोक्साइमल ट्यूब्यूल्स. तो होता क्या है कि प्रोक्साइमल ट्यूब्यूल से जो रीएब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो रीएब्सॉर्प्शन का प्रोसेस, रीएब्सॉर्प्शन मतलब पता है ना कि किडनी पहले फिल्टर करती है और उसके बाद में फिर से रीएब्सॉर्ब कर लेती है. तो प्रोक्साइमल ट्यूब्यूल्स डैमेज होने की वजह से जो चीजों का रीएब्सॉर्प्शन, हाँ, जो चीजों का नॉर्मली रीएब्सॉर्प्शन होना चाहिए वो रीएब्सॉर्प्शन के बिना ही डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं. तो उसकी वजह से क्या होगा, लॉस होगा काफी सारे न्यूट्रिएंट्स का, राइट. So that is the effect of this Fanconi syndrome, that the substances that are generally reabsorbed are excreted in urine. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द फैंकोनी सिंड्रोम. ये जो डैमेज है दिस इज नॉट परमानेंट डैमेज. जब आप टेट्रासाइक्लिन्स यूज करते हो तो उस टाइम पे टेम्पररीली ये इफेक्ट होता है, बाद में जब आप स्टॉप कर दोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा. ठीक है, तो द फैंकोनी सिंड्रोम इज रिवर्सिबल. राइट. अभी फैंकोनी सिंड्रोम जो है वो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है टेट्रासाइक्लिन्स के मेटाबोलाइट्स, जिसमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेटाबोलाइट इज कॉल्ड एज एपीटेट्रासाइक्लिन. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एपीटेट्रासाइक्लिन बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. तो एक अलग से आई विल draw the structure of epitetracyclines. फर्स्ट वाले रिंग में अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले वाले पोजीशन पे क्या अटैच्ड होता है, यहाँ पे डू यू रिमेम्बर, देयर इज अ डबल बॉन्ड ओ हियर, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ NH2. फिर उसके बाद में यहाँ पे एक OH ग्रुप है और यहाँ पे क्या अटैच है, एक नाइट्रोजन हैविंग 2CH3 ग्रुप, डाइमिथिल अमाइनो ग्रुप. ओके, अब ये जो डाइमिथाइल अमाइनो ग्रुप है, जब हमने सबसे पहले पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तो उस टाइम पे हमने स्ट्रक्चर को बिना कोई उसके कायरलिटीज को बिना शो किए हमने ड्रॉ किया था. ओके, इस पोजीशन को अगर आप देखोगे जहाँ पे डाइमिथिल अमाइनो ग्रुप रहता है, दैट इज द कायरल पोजीशन, इट्स अ कायरल कार्बन, दिस वन, क्योंकि उसको चारों साइड से भी चार अलग अलग ग्रुप्स अटैच रहेंगे. जो नॉर्मल नेचुरल वाले जो टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं उसमें क्या होता है कि वो जो डाइमिथिल अमाइनो वाला ग्रुप रहता है इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द प्लेन, और उसको बोलते हैं हम बिलो द प्लेन, राइट. बिलो द प्लेन वाले ग्रुप को अगर दिखाना है तो हम उसको जनरली कैसे शो करते हैं, उसको हम ऐसे डैश 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 वाले बॉन्ड से शो करते हैं, राइट. सो दिस इज नाइट्रोजन और ये इसके दो मिथिल ग्रुप, और एट द सेम टाइम यहाँ पे नाइट्रोजन वाला एक ग्रुप लगा हुआ है. दूसरी चीज यहाँ पे क्या रहेगी जो हम जनरली ड्रॉ नहीं करते, दैट विल बी हाइड्रोजन. ठीक है, तो हाइड्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट अबाउ द प्लेन. अबाउ द प्लेन वाला जो बॉन्ड होता है वो देखो हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द वेज. इज दैट क्लियर. तो ये जो पार्ट है इधर, बाकी का पार्ट अभी हम ड्रॉ नहीं करेंगे. ये इधर वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको पता है कि और बाकी का स्ट्रक्चर तीन रिंग्स और यहाँ पे लगती है, फाइन.
तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेचुरल टेट्रासाइक्लिन। इसका एक बार नंबरिंग भी करते हैं। नंबरिंग हम इसका कहाँ से करते हैं? यहाँ से 2, 3 एंड 4। तो ये जो 4 वाला जो कार्बन है वो क्या है? कायरल कार्बन है। एंड द डाइमिथिल अमाइनो ग्रुप इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन। डैश डैश वाला बॉन्ड मतलब आई विल ऑल्सो इंडिकेट दैट दिस इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन। राइट। ये जो नेचुरल टेट्रासाइक्लिन्स है उनमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन होके उनसे बनते हैं एपी टेट्रासाइक्लिन्स। एपी इंडिकेट्स फॉर्मेशन ऑफ एपीमर। एपीमर इज अ टाइप ऑफ आइसोमर। एपीमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। एक कायरल कार्बन मतलब कायरल कार्बन पता है ना आपको, जैसे दिस इज वन कायरल कार्बन, राइट। तो सिर्फ एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन उन दोनों में क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। बाकी का पूरा स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये नेचुरल टेट्रासाइक्लिन्स है। दे अंडरगो एपीमराइजेशन टू फॉर्म एपीमर, और जो उसका एपीमर है उसको हम बोलते हैं एपी टेट्रासाइक्लिन। ठीक है। तो ये वाला जो 4 नंबर का जो कार्बन है, ओके, उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा इन एपी टेट्रासाइक्लिन। मतलब क्या चेंज हो जाएगा? एक ही चीज वहां पे बदल सकती है। जो आपका डाइमिथिल अमाइनो ग्रुप है वो क्या आ जाएगा? इट विल कम अबाउ द प्लेन और हाइड्रोजन विल गो बिलो द प्लेन, राइट। तो ये चेंज जो होता है उसको जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज एपी टेट्रासाइक्लिन। फाइन। सो वी विल शो दैट स्ट्रक्चरल चेंज हियर। फिर से पूरा स्ट्रक्चर सेम ही बनाएंगे हम। अभी जो नाइट्रोजन है, नाउ इट विल बी अबाउ द प्लेन एंड द हाइड्रोजन, वेरी गुड, द हाइड्रोजन विल बी बिलो द प्लेन। तो अभी ये जो प्रोडक्ट बने हैं दे आर कॉल्ड एज एपी टेट्रासाइक्लिन्स। तो एपी टेट्रासाइक्लिन्स मतलब क्या है? दे आर जस्ट ईपीमर्स ऑफ द नेचुरल टेट्रासाइक्लिन्स। मतलब हर एक टेट्रासाइक्लिन का जो नेचुरल फॉर्म है इट कैन अंडरगो एपिमराइजेशन एट द C4 पोजीशन टू फॉर्म द एपी टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप जरूर नोट कीजिए कि टेट्रासाइक्लिन्स कहाँ पे एपिमराइजेशन अंडरगो करते हैं? टेट्रासाइक्लिन्स अंडरगो epimerization at C4 position. क्लियर? ओके। तो ये जो इपीटेट्रासाइक्लिन्स है ये किडनी डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। सो दीज एपिटेट्रासाइक्लिन्स विल कॉज किडनी डैमेज, यानी कि डैमेज टू द proximal tubules resulting in the Fanconi syndrome, which is obviously why it will be reversible, क्योंकि जब आप टेट्रासाइक्लिन्स को स्टॉप कर देंगे तो ये एपिटेट्रासाइक्लिन्स बनना भी बंद हो जाएंगे। तो कुछ टाइम के बाद में वो क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा, राइट। जैसे एपिटेट्रासाइक्लिन्स है उसके अलावा देर आर सम अदर मेटाबोलाइट्स ऑल्सो लाइक अनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन्स, ईपी अनहाइड्रो
टेट्रासाइक्लिन्स, ये तीनों भी टाइप के जो मेटाबोलाइट्स है टेट्रासाइक्लिन्स के, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैंकोनी सिंड्रोम। फाइन, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ चुका है जीपैट में, फैंकोनी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, ठीक है, तो वन ऑफ द ऑप्शन इज ईपी टेट्रासाइक्लिन। फाइन, तो ऐसे वाला ये वाला पॉइंट याद रखिए। अब आगे देखते हैं कहाँ तक आगे थे हम, कपिल के के तक आगे थे। देन देयर इज नेक्स्ट ए, ए स्टैंड्स फॉर एंटी एनाबोलिक इफेक्ट, राइट, एंटी एनाबोलिक, एनाबोलिक का मतलब डू यू रिमेम्बर व्हाट इज एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक? यस, इट्स करेक्ट। एनाबोलिक मतलब जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है बॉडी में, यस, इट हेल्प्स इन मसल बिल्डिंग, बट ओवरऑल एनाबोलिक इफेक्ट मतलब जिसमें क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। कैटाबोलिक इफेक्ट इज ऑपोजिट, कैटाबोलिक मतलब जिसमें प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा, ओके। एंटी एनाबोलिक मतलब बेसिकली कैटाबोलिक इफेक्ट होगा वहां पे, राइट। सो एंटी एनाबोलिक इफेक्ट से क्या होने वाला है, बेसिकली एनाबोलिक इफेक्ट मतलब प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ना, एंटी एनाबोलिक इफेक्ट मतलब प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज होना। So it will result in decrease in the protein synthesis. कैटाबोलिक इफेक्ट होगा मतलब प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा, विच कॉजेस निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। सी प्रोटीन्स जो है वो मेनली नाइट्रोजन कंपाउंड्स है, राइट। प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट। तो जब प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स रहेंगे उनका लेवल आपके बॉडी में बढ़ेगा। जैसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रेकडाउन प्रोडक्ट इज यूरिया, जो कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन से ही बढ़ता है। तो अल्टीमेटली एंटी एनाबोलिक इफेक्ट का इफेक्ट क्या होगा, इट कैन रिजल्ट इन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ यूरिया, ब्लड, यूरिया का जो ब्लड लेवल है वो इंक्रीज होगा, राइट। देन नेक्स्ट कपिल का के हो गया, ए हो गया, नाउ पी, पी स्टैंड्स फॉर फोटो टॉक्सिसिटी। So tetracyclines do have phototoxic effect. All the tetracyclines have phototoxic effect. एक बार वो टेबल के ऊपर वापस जाते हैं फिर से। अब आप यहाँ पे देखो फोटोटॉक्सिसिटी के बारे में क्या दिख रहा है आपको, व्हाट ट्रेंड यू कैन ऑब्जर्व। ओल्डर वाले जो टेट्रासाइक्लिन है दे हैव लोअर इंसिडेंस, देन सबसे हाईएस्ट किसका है, ये डेमिक्लोसाइक्लिन का सबसे हाईएस्ट है। डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन में से डॉक्सीसाइक्लिन का भी काफी हाई है, मतलब ओल्डर वालों का फोटोटॉक्सिसिटी इंसिडेंस कम था। फिर ये जो दो है उनका रिलेटिवली है, सबसे ज्यादा किसका है, डिमिक्लोसाइक्लिन का। तो वही पॉइंट हमें याद रखना है कि इन टर्म्स ऑफ फोटोटॉक्सिसिटी डेमिक्लोसाइक्लिन हैज द हाईएस्ट इंसिडेंस। देन आफ्टर दैट कपिल का आई क्या था, इंक्रीज इन द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है, वो इतना कुछ मतलब ये नहीं है। फिर उसके बाद में एल, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ना मतलब पता है ना, जो आपका जो क्रेनियम के अंदर का जो प्रेशर होता है वो अगर बढ़ा तो इट कैन लीड टू हिमोरेज, बट वो इतना ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं, राइट। फिर एल, कपिल का एल स्टैंड्स फॉर लीवर डैमेज। लीवर डैमेज का जो प्रॉब्लम है वो बाकी टेट्रासाइक्लिन के कंपैरिजन में जो ओल्डर वाले हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन, दे आर रिलेटिवली सेफर, ओके। लीवर डैमेज की रिस्क जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन में थोड़ी ज्यादा रहती है। इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेट्रासाइक्लिन कैन कॉज एक्यूट हेपेटिक नेक्रोसिस। एक्यूट मतलब जो टेम्पररी यूज की वजह से जो होता है वो, ठीक है। एक्यूट मतलब जस्ट आपने अगर प्रेग्नेंट वुमन को प्रिस्क्राइब किए तो उनमें हो सकता है। हेपेटिक नेक्रोसिस मतलब हेपेटिक सेल्स की डेथ होंगी, राइट। तो इसकी वजह से जब तक हो सकता है तब तक प्रेग्नेंट वुमेन में टेट्रासाइक्लिन्स को अवॉइड ही करना है। देन नेक्स्ट कपिल देव का डी, डी स्टैंड्स फॉर डायबिटीज इंसिपिडस, ओके। सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज, वन इज डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलिटस और इंसिपिडस में दो मतलब मेजर डिफरेंस क्या होता है। डायबिटीज इंसिपिडस का जो मेन सिम्टम है दैट इज एक्सेसिव थर्स्ट,
ओके, एंड पॉलीयूरिया यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, राइट। तो डायबिटीज इंसिपिडस जैसा स्टेट होता है टेट्रासाइक्लिन्स की वजह से। वो इस वजह से कि टेट्रासाइक्लिन्स क्या करते हैं, दे डिक्रीज द लेवल ऑफ एडीएच। ओके, आपको एडीएच का फुल फॉर्म पता है क्या? इट मीन्स, वेरी गुड, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वेरी गुड। तो ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? Sorry, लिख दिया। यस, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? इट डिक्रीजेस द, वेरी गुड, इसका काम है टू डिक्रीज द, वेरी गुड, एंटी डायूरेटिक मतलब यूरिन फॉर्मेशन वो कम करेगा। अभी ये जो टेट्रासाइक्लिन है वो क्या करते, दे डिक्रीज द लेवल ऑफ एडीएच। तो उसकी वजह से क्या होगा? एंटी, नहीं, एडीएच का लेवल वो कम कर रहे हैं, मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल कम हो रहा है, तो यूरिनेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा, इसीलिए इट विल रिजल्ट इन डायबिटीज इंसिपिडस लाइक स्टेट। ओके, ये जो साइड इफेक्ट है ये सबसे ज्यादा होता है डिमिक्लोसाइक्लिन के साथ में। फाइन, इसके बाद में आगे वी, ई आपको नहीं लेना है। वी स्टैंड फॉर वेस्टिब्युलर टॉक्सिसिटी, मतलब ईयर टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो वेस्टिब्युलर टॉक्सिसिटी वाला जो इंसिडेंस है वो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया गया है मिनोसाइक्लिन के साथ, जो सबसे न्यूअर वाले में था, राइट। तो इट कैन कॉज अटैक्सिया। अटैक्सिया मतलब जिनको भी अगर ईयर डैमेज हुआ है वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते, मतलब चलते टाइम पे जैसे हम एक बैलेंस में चलते हैं ना, वो अपना बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते हैं, राइट। तो अटैक्सिया में क्या होता है, देयर इज इम्बैलेंस इन द कोऑर्डिनेशन। देन इट ऑल्सो कॉजेस, उसी की वजह से चक्कर आने जैसा भी होता है, वर्टिगो। निस्टैग्मस मतलब ये आई रिलेटेड सिचुएशन है। निस्टैग्मस मतलब आई की ऐसे रिपीटेटिव वाली जो आपके प्यूपिल्स है उनकी रिपीटेटिव अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज निस्टैग्मस। ओके, तो ऐसे सारे सिम्टम्स आते हैं, मेनली दे आर एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ मिनोसाइक्लिन। ओके, देन लास्ट वाला तो हम ऑलरेडी जानते हैं, कौन सा? चीलेटिंग प्रॉपर्टी विथ मेटल्स। सो टेट्रासाइक्लिन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल्स के साथ में दे फॉर्म कीलेट्स। दीज कीलेट्स दे गेट, सिर्फ कीलेट बनना इसका सिर्फ एब्सॉर्प्शन के ऊपर हिंडर नहीं होता है, ये जो कीलेट्स बनते हैं ये बोन और टीथ में डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। दीज कीलेट्स गेट डिपॉजिटेड इन बोन एंड टीथ। उसी की वजह से क्या होता है, टीथ का ब्राउन डिस्कलरेशन होता है। और फीटल स्टेज है या फिर चिल्ड्रन है तो उनका बोन का जो डेवलपमेंट है वो भी क्या होगा, हिंडर होगा। इसी वजह से ये जो किलेटिंग प्रॉपर्टी है इसके वजह से टेट्रासाइक्लिन्स को ना ही हम प्रेगनेंसी स्टेट में यूज करते हैं, ना ही लैक्टेशन वाले स्टेट में, और ना ही चिल्ड्रन में, मतलब एकदम आपको क्या करना है, उसको मैक्सिमम पॉसिबल आपको अवॉइड करना है इन 3 कंडीशंस में। इज दैट क्लियर? फाइन, तो अभी हमारे टेट्रासाइक्लिन्स के सारे एडवर्स इफेक्ट्स का डिस्कशन हो गया है। अभी हमें टेट्रासाइक्लिन्स का मोड ऑफ एक्शन पता है, टेट्रासाइक्लिन्स के लगभग सारे इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स भी हमने डिस्कस किए और इनके एडवर्स इफेक्ट्स भी हमने डिस्कस किए, ठीक है।